भारत के मजहबी बंटवारे की चर्चा के बीच में आपको बंगाल की कलंक कथा सुनाता हूँ। वर्ष 1927 में मुस्लिम लीग के पास केवल 1300 सदस्य थे। एक गांव के चुनाव का परिणाम प्रभावित कर सके इतनी भी इनकी हैसियत नहीं थी। 1944 में यह हालत थी कि अकेले बंगाल में 5 लाख से भी अधिक मुसलमान मुस्लिम लीग के सदस्य बन चुके थे और भारत विभाजन की थ्योरी दिन ब दिन बल पकड़ती जा रही थी। यह सब गांधी और नेहरू की नाक के नीचे हुआ और वे खुशफहमी में इसकी गंभीरता भांप नहीं सके। 1930 के दशक में जब नेहरू को मुसलमानों की बढ़ती महत्वाकांक्षा के प्रति आगाह किया गया तो उन्होंने किंचित भलमनसाहत से कहा कि यह हो ही नहीं सकता कि मेरे मुसलमान भाई देश को पीछे करके मजहब को आगे करेंगे और अपने लिए एक अलग मुल्क मांगेंगे। 1905 में जो खतरे का संकेत इतिहास ने कांग्रेस को दिया था उसकी उपेक्षा करने की क्षमता पंडित नेहरू में ही थी। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो पूरा देश सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहा था। इन दंगों की शुरुआत कहां से हुई थी? जवाब सरल है, आपके प्रिय बंगाल से। 16 अगस्त 1946 यानी भारत की स्वतंत्रता से ठीक 1 साल पहले कलकत्ते में पहला दंगा भड़का और बंगाल के गांवों तक फैल गया। दंगों को मुस्लिम लीग द्वारा जानबूझकर भड़काया गया था। वह पाकिस्तान के निर्माण के लिए अंतिम रूप से आम सहमति का निर्माण करने के लिए एक ट्रिगर मूवमेंट था। अंग्रेज भारत से बोरिया बिस्तर समेटने लगे थे और मुसलमानों को महसूस हुआ अभी नहीं तो कभी नहीं, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो। और उन्होंने हथौड़ा मारा। बंगाल से यह आग बिहार पहुंची, बिहार से यूनाइटेड प्रोविंस और वहां से पंजाब। कलकत्ते का इंतकाम नोआखाली में लिया गया, नोआखाली का इंतकाम बिहार में, बिहार का गढ़मुक्तेश्वर में, गढ़मुक्तेश्वर के बाद अब क्या ये उस वक्त की एक सुर्खी है। 15 अगस्त को जब दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहाँ पर थे? वे बंगाल में बेलिया घाट में थे। और वे वहाँ पर क्या कर रहे थे? वे उपवास पर थे और सांप्रदायिक दंगों को शांत करने की अपील कर रहे थे। भलमनसाहत से विषबेल को पनपने से रोका जा सकता है और भलमनसाहत से विषबेल को समाप्त भी किया जा सकता है, यह गांधी चिंतन था। और अपने जीवन काल में गांधी ने अपने इन दोनों बालकोचित पूर्वग्रहों को ध्वस्त होते हुए अपनी आंखों से देखा। मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान की मांग की थी तो उसका तर्क क्या था? मुस्लिम लीग का तर्क था कि कांग्रेस बनियों और ब्राह्मणों की पार्टी है और लोकतांत्रिक संरचनाओं में मुसलमानों को पर्याप्तम प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। तब जो सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे उनमें कांग्रेसी हिंदुओं का साथ देते थे और मुस्लिम लीग वाले मुसलमानों का। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो क्या वहां पर वे लोकतांत्रिक संरचनाएं निर्मित हुईं जिनकी मोहम्मद अली जिन्ना इतनी शिद्दत से बात कर रहे थे? जी नहीं। भारत में पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1952 में हुआ था जिसमें कांग्रेस को जीत मिली थी। पाकिस्तान में पहला लोकतांत्रिक चुनाव इसके 18 साल बाद 1970 में हुआ और जब उसमें पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान को भारी जीत मिली तो पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया और ढाका में भीषण नरसंहार की शुरुआत हुई जिसके गुनहगारों का फैसला आज तक बांग्लादेश में किया जाता है। ये उन मुसलमानों की तथाकथित लोकतांत्रिक संरचनाएं थीं जिन्होंने देश को तोड़ा। 1946 में उन्हें यह साफ साफ बोलने में शर्म आ रही थी कि हमें अपने लिए एक इस्लामिक कट्टरपंथी सैन्यवादी आतंकवादी मुल्क चाहिए जहां हम अपना मजहबी नंगा नाच कर सकें। अभी मैं यहाँ पर 1971 के बाद निर्मित हुई परिस्थितियों में पश्चिम बंगाल और असम में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ की विस्तार से बात ही नहीं कर रहा हूँ जिसका मकसद आबादी के गणित से चुनावों में जीत हासिल करना है। बंगाल में लंबे समय तक कम्युनिस्टों की सरकार रही जिनकी निष्ठा चीन के प्रति अधिक थी और भारतीय राष्ट्रीय को दिन ब दिन कमजोर करते जाना जिनका घोषित मकसद है। उसके बाद यहाँ पर ममता बनर्जी की हुकूमत आई जो इस्लामिक तुष्टीकरण की बेशर्मी में कम्युनिस्टों से भी आगे निकल गई है। 2007 में कलकत्ता, 2013 में कैनिंग और 2016 में धुलागढ़ में पहले ही ट्रेलर दिखाए जा चुके थे और तथाकथित बंगाली भद्र लोग अपनी अपनी बाड़ियों में दोपहर की नींद ले रहा था। आज जो कश्मीर की हालत है वह 1946 में बंगाल की हालत थी और 1905 में आने वाले वक्त का एक मुजाहिरा हो चुका था। 1947 में आखिरकार बंगाल का एक बड़ा हिस्सा भारत से टूटकर अलग हो गया। 30-40 साल बाद अगर कश्मीर आपके हाथ से चला जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए।